आप सबका जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना। आई होप अच्छा गया होगा। सेक्शन ए थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब उसमें भी वैसे भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बट सेक्शन बी और जो सी था उसमें काफ़ी थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन थे, तो आपने आई होप कर दिए होंगे। पास तो आप वैसे भी हो ही जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कमेंट करके बताना कैसा गया। इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसके अंदर मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये वीडियो इकलौती काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आप पढ़ना चाहो दूसरी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, बट ये काफ़ी है, सारे टॉपिक्स कवर हैं सारे, ठीक है, सारे टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम होता क्या है? इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है एशियन सिस्टम ऑफ नॉलेज डेवलप इन इंडिया, ये इंडिया के अंदर डेवलप करा गया है। इसके अंदर साइंस आती है, फिलोसफी आती है, मैथ मेडिसिन आती है, आर्ट्स आती है, एथिक्स आती है और मैथमेटिशियन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर वेदास होते हैं, उपनिषद्स होते हैं, ठीक है। ये जो इनके थ्रू जो नॉलेज होती है वो पास हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो गुरुज थे, जो पुराने टाइम पे जो गुरुज थे, उन सब ने जो सीखा उन्होंने वो लिखा, वो लिख के वो आगे पास हुआ, फिर वो उनकी बुक्स बनी, वो फिर स्कूल्स में गए, ठीक है, गुरुकुल्स में गए, वहाँ पर उनको सिखाया गया, पढ़ाया गया। सो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हम हमारा जो नेचर के साथ जो हमारा तालमेल है उसके बारे में ये बात करता है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल, मोरल वैल्यूज़ पे भी ये बहुत एम्फेसाइज करता है। ये इनकरेज करता है रीजनिंग को, एक्सपीरियंस को, ऑब्जर्वेशंस को, इन सब चीज़ों को जो है ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है और इस पे फोकस करता है। सो ओवरऑल इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, ये इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है। इसमें साइंस, फिलोसफी, मेडिसिन, इन सब के बारे में चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। और ये जो नॉलेज है ये वेदास, उपनिषद और गुरुकुल्स के थ्रू पास हुई है, ठीक है। और जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसकी अगर आप मान लो इम्पोर्टेंस आ गई कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप खुद से लिख सकते हो कि इससे हमें नॉलेज मिलती है, हमारे इंडिया के बारे में सीखने को मिलता है, वेदास के बारे में, उपनिषद के बारे में, इन सब की चीज़ों में हमें पढ़ने से मोरल वैल्यूज़ पता चलती हैं, हमारा जो ह्यूमन नेचर के साथ है वो कनेक्शन बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, मतलब इम्पोर्टेंस तो आप अपने आप बना के लिख ही सकते हो। उसके बाद आता है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, हमारी जो सिविलाइजेशन है इंडियन कल्चर की, उसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड माना गया है। नॉन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी में बात करी गई है कि हम सब एक रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशन, फेस्टिवल, लैंग्वेजेस, ये सब इंडियन कल्चर में है, ठीक है। रिस्पेक्ट एल्डर्स की, बड़े लोगों की, टीचर्स की वो करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट करा गया। जब हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं उससे वो कहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इंडियन कल्चर के अंदर बहुत फेमस है और ये ट्रेडिशन पहले से ही चलता आ रहा है। सो ओवरऑल ये है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में दिवाली सेलिब्रेट होती है जो यूनिटी और ट्रेडिशन को शो करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन कल्चर में जो कि 1000 ईयर से कंटिन्यू चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। सो अब आगे करते हैं। और स्पेलिंग्स जो हैं ये थोड़ी कुछ कुछ बीच में मुश्किल स्पेलिंग्स हैं, इनके अगर कोई कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं वैसे सॉरी बोलता हूँ आपको। सो स्टार्ट करते हैं आगे। एशियन इंडियन केमिस्ट्री। सो एशियन की जो इंडियन केमिस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रसायन शास्त्र बोला जाता है। रसायन मतलब केमिकल की कुछ विद्या करना। फोकस्ड ऑन मेटल्स, मिनरल्स एंड मेडिसिन्स, ये जो एशियंट इंडियन केमिस्ट्री है किस पे फोकस करती है, मेटल्स पे, मिनरल्स पे, मेडिसिन्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप कुछ कुछ तो इनके जो वर्ड्स होते हैं ना इनसे ही याद कर पाओगे। ये नेचुरल सब्सटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, इनका यूज़ करना एशियंट इंडियन केमिस्ट्री में बताया गया है। नॉलेज यूज्ड इन आयुर्वेदा, ये सारी जो इंडियन केमिस्ट्री की नॉलेज है वो कहाँ यूज़ होती है, आयुर्वेदा में यूज़ होती है, मेडिसिन में यूज़ करी जाती है, कॉस्मेटिक्स में, डाइज में, परफ्यूम्स में, इन सब में जो ये केमिकल की विद्या है ये बहुत यूज़ करी जाती है, जिसको हम रसायन शास्त्र भी बोलते हैं। ये बेसिस ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूज्ड एल्केमी फॉर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। टेक्निक्स ऑफ प्योरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन, सो टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप केमिकल कैसे निकाल सकते हो, कैसे प्योरीफाई कर सकते हो, कैसे उसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। जैसे कि हर्बल मेडिसिन बनाना प्लांट से बाय यूजिंग एशियंट केमिस्ट्री। सो ये एशियंट इंडियन केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है।
एशियंट इंडियन मेटलर्जी क्या है ये, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, मैंने बताया थोड़ा दिक्कत है इसमें प्रोनाउंसिएशन में, थोड़े मुश्किल से वर्ड हैं अजीब से, सो आप मतलब समझ जाओ, ठीक है। इसके बारे में मेटल से याद रखना, मेटल के बारे में क्या बताया गया है, इसमें नॉलेज दी गई है मेटल्स के बारे में, अलॉयज के बारे में, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज एशियंट इंडियन, यही आगे वर्ड जो है मेटल वाला, ये क्वेश्चन आ गया, आप लिख के आ जाना। इसमें हम मेटल्स के अलॉयज के बारे में बात करी गई है, जैसे कि यूज़ ऑफ आयरन, कॉपर कहाँ यूज़ करा जाता है, कैसे यूज़ करा जाता है, इनको रस्ट प्रोड्यूस्ड रस्ट रेजिस्टेंस आयरन, ऐसे ऐसा आयरन बनाना जिस पे रस्ट ना लगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। हाई क्वालिटी मेटल कॉइन कैसे बनाए जाएं, मेटल्स का कैसे यूज़ करा जाए टूल्स में, वेपन्स बनाने में, इन सब चीज़ों में एशियंट इंडियन के बारे में, ये जो मेटलर्जी है इसके बारे में बात करी गई है। जैसे कि आयरन पिलर है ऑफ दिल्ली हैज़ नॉट रस्टेड फॉर सेंचुरीज, वो सेंचुरीज तक रस्ट नहीं लगी है उसमें, ठीक है, और उसका ध्यान भी रखा जाता है। सो यही है, सो एशियंट इंडियन मेटलर्जी के बारे में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे मेटल यूज़ करना है, कहाँ कैसे उन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा। एशियन इंडियन मेथड मैथमेटिक्स, ये आ सकता है कि मतलब ज़ीरो किसने इन्वेंट किया था, आप कमेंट करके बताना। डेवलप द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम हमारे यहाँ पर डेवलप हुआ है, अलजेब्रा, जियोमेट्री ये सब यूज़ होती आ रही हैं। कैलकुलेट स्क्वायर रूट्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, फ्रैक्शन, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन आर्किटेक्चर। सो ये सारी चीज़ें एशियंट इंडियन मैथमेटिक्स में यूज़ करी गई हैं। यूजिंग 0 to 9 नंबर्स इन कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम इंडिया। हेल्प इन एस्ट्रोनॉमी एंड ट्रेड, ट्रेड में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सब में एशियंट इंडियन मैथमेटिक्स बहुत रोल प्ले करती है। ये सारी जो एशियंट इंडियन मैथमेटिक्स है ना, इसने बेस क्रिएट करा है, इसने ज़ीरो दिया है, इसने डेसिमल सिस्टम कैसे हो कैलकुलेट होता है वो सब बताया है, डेसिमल सिस्टम डेवलप किया गया है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें एशियंट इंडियन मैथमेटिक्स में बताई गई हैं। एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, वही स्टार्स के बारे में कि स्टार्स की स्टडी करना, प्लैनेट्स की स्टडी करना, एक्लिप्सिस की स्टडी करना, ठीक है, प्लैनेटरी मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना कि कितने प्लैनेटरी मूवमेंट्स हो रहा है, न्यू अर्थ की जो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये सब को पता करना। डेवलप्ड कैलेंडर, कैलेंडर्स बनाना, ठीक है। यूज़ एस्ट्रोनॉमी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एस्ट्रोनॉमी को यूज़ करना। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी हम एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में बताई गई हैं। आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो, याद कर सकते हो, इनको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इजी है एकदम। इन्फ्लुएंस ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी, ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी बहुत इन्फ्लुएंस हुई है, ठीक है। एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट मेथड्स भी बताए गए हैं एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो आगे करते हैं। और हाँ, 35 या 40 समथिंग सब्सक्राइबर बचे हैं 1000 होने में, जल्दी से करवा दो। सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, सो ये इसके बारे में आ सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या था। सो ये एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हुआ करते थे। टूल्स यूज टू ऑब्जर्व सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए उनको यूज़ करा जाता था। डेवलप्ड विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना उनको डेवलप करा जाता था। यूज्ड फॉर टाइम, डायरेक्शन, इन सब के लिए यूज़ करा जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा, वो मूवीज़ में भी देखा होगा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन ये सब पता करने के लिए एक पानी पे वो रखते हैं, पत्ता से रखते हैं, उसमें भी कुछ रखा जाता है, उससे पता चल जाती है कि किस डायरेक्शन में क्या है। ये सारी जो टेक्निक्स थी ये यूज़ करी जाती थी पहले। लार्ज स्टोन इंस्ट्रूमेंट वर बिल्ड, मतलब बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे बहुत सारे, जो कैलेंडर मेकिंग में, टाइम को कैलकुलेट करने में, सब में हेल्प करते थे। जैसे कि जंतर मंतर इंस्ट्रूमेंट मेजर टाइम यूजिंग शेडोज, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट जो दिख रहा है आपको, जब इस पे शैडो पड़ती थी तो वो एग्जैक्टली बता देती थी। अब आप नोटिस करना कि जब भी सुबह होती है तो सुबह के टाइम देखना, ठीक है, टाइम देख लेना, और आप देखना कि आपके घर में कहीं से कोई मतलब थोड़ी सी जगह है वहाँ से रोशनी आती है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई लगभग ये टाइम हो रहा है, क्योंकि सूरज जो है यहाँ से रोशनी पड़ रही है उसकी। सो ऐसे टाइम पता करा जाता था पहले। उसके बाद आता है 8th पे आयुर्वेदा, उपवेदा ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, एशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन फोकसेस ऑन बॉडी माइंड। सो ये जो आयुर्वेदा था ना, ये बॉडी माइंड सोल पे इन सब पे फोकस करता था। नेचुरल हर्ब्स को यूज़ करा जाता था, ठीक है, यूज़ नेचुरल हर्ब्स एंड रेमेडीज, नेचुरली चीज़ों को यूज़ करा जाता था। बिलीव इन बैलेंस ऑफ 3 डोसाज, प्रिवेंटिव,
प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव अप्रोच, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टिल प्रैक्टिस टुडे। देखो मतलब ओवरऑल जो आयुर्वेदा था ना, इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स को यूज़ करना, रेमेडीज़ को यूज़ करना, बैलेंस्ड डोसेस देना, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट को देना, हेल्थ लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, इस सब पे आयुर्वेदा में फोकस करा जाता था इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये आज भी प्रैक्टिस होता है। जैसे कि बहुत बार होता है ना, घर में ही कुछ किसी को कुछ खांसी वासी हो गई या कुछ बुखार हो गया, बोलते हैं कुछ मतलब काढ़ा बना के उसे पिला दो सही हो जाएगा। जबकि मेडिकल स्टोर से आप दवाई ला सकते हो, पर नेचुरली घर में उसको यूज़ करा जाता है क्योंकि उससे भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि होता है टर्मरिक मिल्क, हल्दी का जो दूध पिलाते हैं कोल्ड के टाइम पे, ये आयुर्वेदा में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। सो ओवरऑल क्या है आयुर्वेदा में, ओवरऑल मेडिसन, बॉडी माइंड सोल हर्ब्स को यूज़ करके, इन सब को यूज़ करके ट्रीटमेंट करा जाता था, लाइफस्टाइल पे हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करा जाता था। ठीक है, सो नेक्स्ट है गांध्र वेदा। सो जो ये है ये डील्स करता है म्यूजिक और डांस के बारे में, म्यूजिक और डांस के बारे में ये डील करता है। ठीक है, साउंड रिदम इन सब पे फोकस करा जाता है। ये वोकल को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को इन सबको एक्सप्लेन करता है। म्यूजिक वाज यूज्ड इन रिचुअल एंड वर्शिप, जैसे कि जो म्यूजिक था वो रिचुअल्स में, आपका कोई धार्मिक काम होता था वहाँ पर भी म्यूजिक यूज़ करा जाता था। ठीक है, ढोल नगाड़े बजते थे, ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती थी। सो ये जो है गांधर्वेदा, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, म्यूज़िक के बारे में, डांस के बारे में कि कैसा म्यूज़िक होना चाहिए, कैसा डांस होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। हेल्प्स इन मेंटल पीस एंड इमोशनल बैलेंस, जैसे कि म्यूज़िक से मेंटल पीस और इमोशनल बैलेंस भी काफ़ी में हेल्प मिलती है। जब आप म्यूज़िक को सुनते हो तो आपका मन शांत भी होता है अच्छा गाना सुनने से, या थोड़ा तगड़ा गाना सुनने से, मतलब कि थोड़ा एग्रेसिव टाइप का, उससे आपको थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्रेसिव माइंड भी हो जाता है। सो ओवरऑल बैलेंस बना के भी रखता है ये। रूल्स ऑफ सिंगिंग परफॉर्मेंस इन सब के बारे में बताता है। इन्फ्लुएंस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, टॉट थ्रू ओरल ट्रेडिशन, स्टिल प्रैक्टिस इन इंडियन आर्ट, जैसे कि सिंगिंग क्लासिकल राग्स लाइक यमन फॉलोज गांधर्वेदा प्रिंसिपल। सो ये सारे जो गांधर्वेदा प्रिंसिपल है जनरली म्यूजिक डांस के बारे में बात करता है, क्या क्या रूल्स होते हैं इन सब के बारे में बताता है। म्यूजिक जो होता है वो रिचुअल के वर्शिप को इन सबको बताता है। ये रूल्स जो होते हैं सिंगिंग से परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें ये गांधर्वेदा बताता है, इसके बारे में डील करता है। ठीक है, वैदिक नॉलेज सिस्टम, शिक्षा, कल्पा, व्याकरणा, दीज आर थ्री इम्पोर्टेंट वेद गान्स। शिक्षा डील्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो कि हमारा नहीं हो पा रहा है अच्छे से, बट कोई नहीं। तो शिक्षा जो है ये याद रखना है, जो शिक्षा काल्पा, ये किसके बारे में बताता है शिक्षा, कि जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। प्रॉपर साउंड वाज नेसेसरी फॉर वैदिक चांट्स। कल्पा जो है वो क्या बताता है, एक्सप्लेन रिचुअल एंड सेरेमनीज, की क्या क्या रिचुअल्स होंगे, क्या क्या सेरेमनीज होंगी, इन सब के बारे में कल्पा बताता है। कल्पा जो होता है वो रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज को भी गाइड करता है, कि आपका धर्म को लेके या सोशल आपकी ये ड्यूटीज हैं, ये सब कल्पा बताता है। व्याकरणा इज अ साइंस ऑफ ग्रामर, मतलब कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड संस्कृत टेक्स्ट, जैसे कि इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, नाउन प्रोनाउन, ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे ही संस्कृत में इनका व्याकरण होता है। ये ग्रामर है साइंस, ये ग्रामर है संस्कृत की। ठीक है, ये संस्कृत टेक्स्ट को समझने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें फॉर्म द बेस ऑफ संस्कृत लर्निंग, ये एक बेस बनाती है संस्कृत को सीखने का। सो ये सारी चीज़ें वैदिक नॉलेज सिस्टम के अंदर, शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, बस ये समझो कि ये तीन होते क्या हैं जो कि मैंने बता दिया। शिक्षा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कल्पा जो रिचुअल और सेरेमनीज के बारे में बताता है, व्याकरण एक साइंस ऑफ ग्रामर है जो कि संस्कृत को समझने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है वैदिक नॉलेज सिस्टम, ज्योतिषा, निरुकुटा एंड चंदास। सो ज्योतिष आपके बारे में पता होगा, बोलते हैं ना ज्योतिष ने हमारी ये बताइए कुंडली बताई है। सो ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमी में, प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करती है या डील करती है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग डेट्स फॉर रिचुअल्स, मतलब ये तारीख सेट करने के लिए, तारीख को
सही रखने के लिए, बताने के लिए, फिक्स करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि होता है ना, शादी करने के लिए लोग जाते हैं तो सही तारीख क्या रहेगी, या कोई हवन करने जाते हैं तो सही डेट क्या रहेगी, कौन सा दिन अच्छा रहेगा। सो ये ज्योतिषम में आता है। निरुकुटा एक्सप्लेन डिफिकल्ट वैदिक वर्ड, ये डिफिकल्ट वैदिक वर्ड को एक्सप्लेन करता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिम्स, हिम्स जो भी है ये इनके मीनिंग्स को समझने में बहुत हेल्प करता है। Chandas deals with poetic matters. It maintains rhythm in Vedic verses used in chanting and recitation. Important for correct interpretation, मतलब ये जो चंदास होता है ये पोएटिक मैटर्स के साथ डील करता है, ये समझने में हेल्प करता है ताकि करेक्ट इंटरप्रिटेशन आए, मतलब सही तरीके से आप समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि गायत्री मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र होता है, फॉलोज अ फिक्स्ड छंदास, मतलब एक मीटर फॉलो करता है। जैसे कि गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, जो बोलते हैं एकदम से लाइन से बोलते चले जाते हैं, एक रिदम के साथ बोलते हैं। ठीक है, वो वर्ड डालना था, रिदम के साथ बोलते हैं। सो ये इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है इंडियन आर्किटेक्चर 1, शिल्पा शास्त्र एंड स्थापत्य वेदा। तो शिल्पा शास्त्र जो है वो आर्ट और स्कल्पचर के बारे में बताता है, स्कल्पचर्स के बारे में बताता है। इट गिव्स रूल्स फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब जो शिल्पा शास्त्र जो ये है ना, ये बताता है कि आपको एक मूर्ति कैसे बनानी चाहिए, एक स्कल्पचर या स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, पहले क्या बनाना चाहिए, कौन सा पिलर कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। स्थापत्य वेदा फोकसेस ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो जो शिल्पा शास्त्र है वो बताता है स्कल्पचर के बारे में, जो आपकी ये मूर्तियाँ होती हैं इनके बारे में बताता है। और जो स्थापत्य वेदा होता है वो किसके बारे में बताता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, कि बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, कितनी ऊंचाई होगी, कितनी उसकी चौड़ाई रखनी पड़ेगी, कितने उसमें कमरे कहाँ कैसे बनाए जाएंगे, कैसे पिलर बनाए जाएंगे, पहले क्या बनाया जाएगा, इन सब के बारे में कौन बताता है, स्थापत्य वेदा। और शिल्पा शास्त्र स्कल्पचर के बारे में। गाइड्स टाउन एंड बिल्डिंग प्लानिंग, मतलब कैसे टाउन को और बिल्डिंग्स की प्लानिंग करनी है, इस सब पे बात करता है। सिमेट्री और जो प्रपोजिशन होता है, प्रोपोर्शन, उस पे फोकस करता है। ज्योमेट्री यूज़ करी जाती है मेजरमेंट्स के लिए। बिल्डिंग फॉलो नेचुरल हार्मनी, इंक्लूड टेम्पल, होम, स्कल्पचर्स, इन सब में ये यूज़ करा जाता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो नीचे एक मैंने इमेज दी है, इसके अंदर मतलब पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा इस सब के बारे में बताया जाता है। आगे करते हैं। नेक्स्ट आ गया है इंडिया आर्किटेक्चर 2। पहले हमने 1 पढ़ा, 1 में क्या पढ़ा, शिल्पा शास्त्र एंड स्थापत्य वेदा। 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब कि जो टेम्पल बनाए जाते हैं ना, मंदिर बनाए जाते हैं, उनको ये धार्मिक माना जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ कल्चर, सेंटर्स ऑफ कल्चर। टेम्पल जो है एक तरीके से आप ये समझो कि कोई धर्म को फॉलो करता है, धार्मिक है, वो मंदिर में जाता है। सो ये वो उसके लिए एक तरीके से एक बीच का रास्ता है, बीच है, एकदम सेंटर है वो, मतलब रिलीजन का। बिल्ड अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, जैसे बताया ना, वास्तु शास्त्र में बनाया जाता है कि भाई इसका इस डायरेक्शन में गेट बनाया जाएगा, इस डायरेक्शन में मूर्ति रखी जाएगी, इस डायरेक्शन में लोग बैठेंगे, ऐसे करके जो होता है ना, वास्तु प्रिंसिपल्स पे बनाया जाता है। सो ये 3 मेन टाइप के होते हैं, नागरा, द्राविदा और विसारा। सो ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये टेम्पल जो है ये द्राविदा स्टाइल पे बना है। ठीक है, अब ये द्राविदा, नगारा, ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, ये कौन से स्टाइल होते हैं, कैसे बनाया जाता है, बट बेसिक आप यही समझो। ये लेआउट बताता है, बिल्ड यूजिंग स्टोन कार्विंग्स, इन सब को यूज़ करा जाता है। सिंबलाइज डिवोशन एंड आर्ट, आर्ट को और डिवोशन को सिंबलाइज करते हैं ये जो टेम्पल्स होते हैं। सो ये हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट, इंडियन आर्किटेक्चर 3, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डिजाइनिंग। जो टाउन प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। इंडियन आर्किटेक्ट 1 में क्या पढ़ा, शिल्पा शास्त्र, स्थापत्य वेदा। 2 में क्या पढ़ा, टेम्पल आर्किटेक्चर। अब हम इंडियन आर्किटेक्चर 3 में क्या पढ़ रहे हैं, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डिजाइनिंग। वही कि एक गांव का, एक टाउन का जो है वो प्लान कैसे होगा, कहाँ रोड बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, अर्बन डिजाइनिंग कैसे करी जाएगी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। फोकस ऑन क्लीनलीनेस, जब ये बनाए जाते थे तो साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, सेफ्टी पे भी रखा जाता था।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डिंग ऐसी जगह हो कि वो गिर के बहुत बड़ा नुकसान कर दे अगर गिर जाए तो गलती से। सिटीज़ जो थी वो नदियों के पास बनाई जाती थी ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। पब्लिक स्पेस जो थी वो वेल डिज़ाइन होती थी। ज्योमेट्री पैटर्न्स को फॉलो करा जाता था। सपोर्टेड ट्रेड और लिविंग को भी सपोर्ट करते हुए ऐसे करा जाता था डिज़ाइन। जैसे कि हड़प्पा सिटी का जो था ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, हड़प्पा सिटी हैड कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है, आज भी लोग उसको यूज़ करते हैं। सो यही है, टाउन प्लानिंग और अर्बन डिज़ाइनिंग में सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं मतलब। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। सो जो इंडियन फिलोसफिकल फोकस जो होता है, ये जहाँ भी फिलोसफी की बात आ जाए ना, वहाँ पे ये सोचना कि लाइफ के बारे में, सच्चाई के बारे में, कर्म, धर्म, रिलीजन, इन सब के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। ये जो फिलोसफीज होती हैं ये जनरली क्या होती हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं होती, ठीक है, कि मतलब साइंस नहीं होती एक तरीके से, बस ये रहता है कि हाँ आपको जीवन की सच्चाई ये है कि इसके बाद आपकी जो आत्मा है वो स्वर्ग जाएगी, नर्क जाएगी, ऐसी बातें फिलोसफीज में बताई जाती हैं, ठीक है। लोग सच भी मानते हैं और कोई नहीं भी मानते, वो उनकी अपने बात है। आगे करते हैं। सो इंडियन फिलोसफी में आपको समझ में आया होगा ये क्या बातें करी जाती हैं। इंक्लूड्स स्कूल्स लाइक नया एंड वेदांता, ऐसे स्कूल्स में फिलोसफी सिस्टम जो है वो यूज़ करे जाते हैं। ये किसके बारे में, सोल, कर्मा एंड लिबरेशन, इन सब के बारे में बात करी जाती है। एम्फेसिस मोरल वैल्यूज, एम्स टू सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन पे बहुत फोकस करा जाता है। फिलोसफीज आपको हेल्प करती हैं अपने आप को जानने में, पहचानने में। एक्सप्लेन सफरिंग एंड हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। प्रमोट पीसफुल लिविंग, कि आप एक शांति भरा जीवन कैसे मतलब जी सकते हो, और आप कैसे ये जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे दूर रह सकते हो, आप अपने लाइफ के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हो, आप हमेशा काम करते रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि योगा फिलोसफी टीच कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी। योगा ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो रहता ही है, बट एक माइंड को शांत रखने के लिए इस सब में भी बहुत हेल्प करता है। सो इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है धातु वेदा, आर्ट ऑफ मेटलर्जी, डील्स विद मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। वही धातु वेदा, धातु से आप याद रखना, धातु, ठीक है, ये मेटल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, वही पहले की तरह बातें करी गई हैं, ठीक है। कैसे टूल्स बनाए जाएंगे, कैसे वेपन्स बनाए जाएंगे, नॉलेज, मतलब ये लिखता है, ये मतलब जो पुराने पुराने जो लोग थे वो लिखते थे, ये मेटल है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ये टूल्स यूज़ करे जाते हैं, ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं इस मेटल को यूज़ करके। ये सारी की सारी चीज़ें धातु वेदा में लिखी गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। इम्पोर्टेंट फॉर कॉइन्स एंड ऑर्नामेंट्स, नॉलेज ऑफ अलॉयज़ वॉज इंक्लूडेड, मतलब अलॉयज़ के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उन सब के बारे में बातें करी गई है। मेकिंग आयरन टूल्स यूजिंग फर्नेस टेक्निक, जैसे कि लोहे को भट्टी में पिघला के टूल्स को बनाना, ये टेक्निक बताई गई है। सो ये सारी चीज़ें धातु वेदा में बताई जाती हैं। क्वेश्चन आ जाता है धातु वेदा होता क्या, लिख देना। मेटल्स के बारे में बातें होती हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को फ्रॉम ओर्स, ठीक है, ये सब के बारे में बातें करी गई हैं। प्योरिफिकेशन कैसे होता है मेटल का, कैसे हम यूज़ करते हैं मेटल को टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें बातें बताई जाती हैं, लिख देना, सिंपल है। अकारा जनाना, आर्ट ऑफ मिनरलोजी, स्टडीज मिनरल्स एंड ओर्स, वही यहाँ पर मिनरल्स और ओर्स के बारे में बताया गया। जैसे कि ये जो है ये बताती है कि स्टोन्स कौन से होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, जेम्स कौन से होते हैं। एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिल सकते हैं। यूज्ड इन माइनिंग एक्टिविटीज़ में ये बहुत यूज़ करे जाते हैं। सेलेक्टिंग, हेल्प्स इन सेलेक्टिंग क्वालिटी मिनरल, मतलब लिख देते हैं ना वो अपनी उसमें बुक में कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे वो रिएक्ट करना चाहिए। इन सब की वजह से हमें पता चल जाता है, सही क्वालिटी सेलेक्ट करने में हेल्प मिल जाती है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग पे ये सारी जो आर्ट ऑफ मिनरोलॉजी है बनाई गई है।
जैसे कि आइडेंटिफाइंग गोल्ड और फ्रॉम रॉक, कि रॉक में से गोल्ड और को कैसे फाइंड आउट करा जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है वास्तु विद्या, आर्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डील्स विद कंस्ट्रक्शन टेक्निक। ये जो है ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे डील्स करती है। फोकस इज ऑन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, यूजेस मेजरमेंट एंड जियोमेट्री, अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल यूजिंग बिल्डिंग एंड रोड। बिल्डिंग रोड बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन जो अलग अलग टेक्निक होती है कि क्या टूल यूज़ करना है, कैसे बनाना है, पहले क्या आपको जो सामान है या जो मटेरियल है वो डालना है बनाने के लिए, उसके बाद क्या यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उसकी स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी है वो कैसे मेंटेन करी जाएगी। जैसे कि पुराने टाइम पे लकड़ी के बनाते थे, पुल बनाते थे, पत्थर के बना देते थे, तो वो कैसे बनाए जाए, लकड़ी कैसे जॉइंट करी जाए, मतलब कैसे उसको लगाया जाए, अरेंज करा जाए, क्या क्या टेक्निक जो यूज़ करी जाती थी ये इसके अंदर बताई गई। जैसे कि डिज़ाइनिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज स्ट्रक्चर, कि एक अच्छे ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया जाए। और ये वास्तु प्रिंसिपल से भी लिंक्ड है, मतलब कि वास्तु के ऊपर भी कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ें बनाना, उस डायरेक्शन में ये चीज़ें बनाना, ये भी चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती हैं। उसके बाद आता है यंत्र मात्रिका, आर्ट ऑफ मैकेनिक्स, मतलब कि यंत्र, यंत्र मतलब कोई टेक्निकल चीज़ है ना, मशीन डिवाइस टाइप का। सो ये स्टडी ऑफ मशीन एंड डिवाइसेस, इन सब के बारे में बात करती है। एक्सप्लेन मैकेनिकल मूवमेंट, की मैकेनिकल मूवमेंट क्या होती हैं, यूज लीवर्स एंड पुलीज। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो पुराने टाइम में आदमी है, ये क्या कर रहा है, ये एक पुली को यूज़ कर रहा है, बकेट को डाल रहा है पानी के अंदर, खुद अगर उसे निकालना शुरू करेगा तो उसके पूरा शरीर भी टूट जाएगा और काम भी नहीं होगा। तो उसने क्या यूज़ करा, एक लीवर यूज़ करा, पीछे वेट डाल दिया और उसको उठाया, पानी को खेत में डाल दिया, फिर निकाला, फिर कर दिया। इससे क्या है, ये मैकेनिक्स तो है। पुली यूज़ करे जाते हैं जो कि डेली टूल्स में जो डेली टूल्स यूज़ करे जाते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड वॉर, वॉर के लिए टूल्स बनाना, एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ करा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कुआं होता है उसके अंदर से पानी निकालते हैं, आप नॉर्मल सीधा आप रस्सी डालोगे बाल्टी के साथ निकालोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो गोल गोल पुली लगा देते हैं ना, उससे कितना आसान हो जाता है। तो यही एक यंत्र मात्रिका है, यही एक मैकेनिक डिवाइस है जो कि पुराने टाइम में इन सब चीज़ों पे फोकस करा जाता था कि आप कैसे इन सब चीज़ों को, टूल्स को यूज़ करके, मैकेनिक्स को यूज़ करके आप आसान बना सकते हो अपनी लाइफ को, जो कि बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ताक्षाना, आर्ट ऑफ कारपेंट्री। अब आप खुद सोचो, वहाँ पर हो सकता है ये ना है, कारपेंट्री ना लिखा है, तो आप समझ जाओगे वहाँ लिखा है व्हाट इज ताक्षाना, तो आप क्या बोलोगे, इसको याद रख लेना, इनको लिख लिख के चाहे तो याद कर लेना। ठीक है, कि ये इनका वर्ड का मतलब क्या है, तो आप खुद से बना के लिख दोगे। सो जो ये है, ये डील करती है वुड वर्क के बारे में, कि जो कारपेंट्री होते हैं ना, लकड़ी से आप कैसा कैसा सामान बना सकते हो, क्या क्या टूल बना सकते हो। यूज़ करती है नॉलेज को कि आप कैसे लकड़ी को जोड़ सकते हो अच्छे से, कि वो टूटे ना, वो निकले ना, कहाँ से कट लगा सकते हो जिससे कि अच्छा यूज़ हो या अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बने। ये हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ करे जाए क्योंकि लकड़ी के घर होते थे, स्किल रिक्वायर होती थी इसके अंदर, ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ करी जाती थी, आज भी प्रैक्टिस करी जाती है गांव में, विलेजेस में देखा ना, झोपड़पट्टी बनाते हैं लोग, वो कैसे बनाते हैं, लकड़ी यूज़ कर करके उस पर पत्ते घेर देते हैं, पन्नी घेर देते हैं, वैसे यूज़ करके बनाते हैं वो। सो वुड वर्क के साथ कैसे काम होगा, क्या क्या फर्नीचर बना सकते हो, क्या क्या टूल बना सकते हो, ये उसके बारे में बात करती है। जैसे कि मेकिंग वुडन डोर्स एंड विंडोज़, वही लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बनाना, इन सब के बारे में ये बात करती है पुराने टाइम पे। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ये पुराने टाइम से रिलेटेड लगाना। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया कि लोहे के गेट बना रहे हैं, कांच की विंडो बना रहे हैं, ये सब चीज़ें मत लिख के आना, क्योंकि पुराने टाइम में तो लकड़ी होती थी, उन सब का इस्तेमाल करा जाता, तो ऐसे लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ट ऑफ श्राइन कंस्ट्रक्शन, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं यार आप देख लेना। ठीक है, योगा, ये सी से आप ये याद रखना, सी से जो लिखा है ना, चलित टाइप लिखा है, इससे आप याद रखना, सी से कंस्ट्रक्शन टाइप हो जाएगा। ठीक है, कहीं और मत लिख देना, बट थोड़ा याद करने की सोचना ना कि चलित मतलब कंस्ट्रक्शन टाइप कुछ। सो श्राइन कंस्ट्रक्शन, सो ये जो था ये श्राइन बिल्डिंग्स के बारे में, टेम्पल्स के बारे में फोकस करता था, इन सब चीज़ों पे फोकस करता था। जो रिलीजियस आर्किटेक्चर रूल्स होते थे उन सब को यूज़ करता था कि भाई मंदिर आप बना रहे हो उसके अंदर
ऐसी चीज़ें मत बनाना, कुछ अजीब चीज़ें मत बनाना, ये पेंटिंग्स मत बनाना, ये सब चीज़ें मत बनाना। सो आर्किटेक्चरल जो रूल्स थे वो बताता था, यूज़ रिलीजियस आर्किटेक्चर रूल्स को यूज़ करके ये टेम्पल बनाया जाता था। और छोटे छोटे टेम्पल बनाए जाते थे, जनरली ये छोटे टेम्पल के लिए यूज़ करा जाता था, ठीक है। बड़े टेम्पल्स के लिए नहीं करा जाता था। ये जो श्राइन कंस्ट्रक्शन, ये आर्ट ऑफ श्राइन कंस्ट्रक्शन थी, ये जनरली छोटे टेम्पल्स के लिए यूज़ करा जाता था, जिसके अंदर लेआउट स्ट्रक्चर भी इंक्लूड करा जाता था, डिज़ाइन, सिंबॉलिक डिज़ाइन। देखा है ना अपने मंदिरों के ऊपर कुछ डिज़ाइन बना देते हैं बहुत बार, मतलब एक एक त्रिशूल बना देते हैं, अलग अलग फ्लावर बना देते हैं। ये क्या है, ये सिंबलाइज एक सिंबल होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बात करी गई है। और ये जनरली छोटे विलेजेस के लिए आप याद रखना, छोटे विलेज में जो टेम्पल बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है रौप्य रत्न परीक्षा। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसको बता देना। वैसे सारा प्रोनाउंसिएशन तो हो ही रहा है मेरा ऐसा उल्टा सीधा, पर कोई नहीं, आप समझ जाओ बस, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज हुआ, थोड़ा टाइम लगता है उसको लाइन पे आने में। सो ये जो है आर्ट, ये क्या बताती है, आर्ट ऑफ टेस्टिंग सिल्वर एंड ज्वेल्स। मतलब टेस्टिंग के बारे में बात करती है कि आप ज्वेलरी को, सिल्वर को, इन सबको कैसे टेस्ट कर सकते हो, इनकी प्योरिटी जो है वो कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। इस सब के बारे में लिखा है। अगर आप ये खोलोगे, ये वाली चीज़ें खोलोगे, रौप्य रत्न परीक्षा की, जो मान लो आप एक बुक खोलोगे सपोज, उसके अंदर लिखा होगा कि आप सिल्वर को टेस्ट कैसे कर सकते हो, ज्वेल्स को कैसे टेस्ट कर सकते हो। सो टेस्ट इज प्योरिटी ऑफ सिल्वर एंड जेम्स, आइडेंटिफाई रियल एंड फेक ज्वेल। ये इन सब में हेल्प करता था। फिजिकल एग्जामिनेशन होता था, जैसे कि देखो ना कि आप सिल्वर बाय रबिंग ऑन अ स्टोन, सिल्वर को एक या गोल्ड को रब करके चेक कर सकते हो। सो ये फ्रॉड में प्रिवेंट करने में हेल्प करता था। पुराने टाइम में कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए लोगों के साथ, इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड की क्वालिटी स्टैंडर्ड भी रहे। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मणिरागा जनना आर्ट ऑफ टिंग। सो ये क्या बताती है, डील्स विद कलरिंग जेम्स। इस बार तो सिलेबस बहुत अलग ही आया है आपका, पर कोई नहीं, कराते हैं। डील्स विद कलरिंग जेम्स मतलब कि पत्थर को, स्टोन्स को, इन सब को कलर करके उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करना, इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करा जाता है ताकि उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो सके। अब आपने कोई पत्थर लिया और उस पर उसको स्क्रैच कर करके कुछ अच्छी सी पेंटिंग बना दी, कुछ बना दी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वरना वो तो एक पत्थर ही है। सो यही बताया गया है कि इन पे कलर कर करके इनकी वैल्यू बढ़ाई जाती थी। ऑर्नामेंट मेकिंग में, ज्वेलरीज मेकिंग में ये यूज़ करे जाते थे, ठीक है। सो इसके बारे में ये बताया गया है। अब आपको आ जाए क्वेश्चन कि ये बताओ ये क्या है मणिरागा जनना, तो अब लिख देना कि भाई इसमें जेम्स को कलर करने के बारे में बातें बताई गई हैं ताकि ब्यूटी इनहेंस हो सके ज्वेल्स की। नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ करा जाता है ताकि उनकी वैल्यू मतलब हो, उनको कलर करके, उनको अच्छे से पेंट करके, ताकि उनकी वैल्यू इम्प्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके। इसके अंदर स्किल्स और केयर रिक्वायर्ड होती है। ऑर्नामेंट मेकिंग में ये यूज़ करे जाते हैं। ये सब लिख देना, आसान है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है ये एसोसियाव्याकरणा कर्मा, जो भी है, आर्ट ऑफ नीडल वर्क एंड वेविंग। सो इसमें एम्ब्रॉयडरी के बारे में, मतलब जो हाथों से जो करा जाता था काम, एम्ब्रॉयडरी का, वीविंग का, इस सब के बारे में बात करी गई है। इन्वॉल्व स्टिचिंग and weaving, make clothes and textile, use threads and needles, include embroidery, important household skill। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड स्किल हुआ करती थी। पास थ्रू जनरेशन, मतलब कि बहुत बार क्या होता था, कोई कपड़ों का कारोबार कर रहा है, वो आगे अपनी जनरेशन को देता, आगे आगे पास ऑन होता रहता था। एम्ब्रॉयडरी जो होती थी, वीविंग जो होती थी, ये सब थ्रेड्स, निडल्स, इन सब का यूज़ करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती थी, ठीक है। ये सब यूज़ करा जाता था। वीविंग कॉटन क्लॉथ ऑन हैंडलूम। सो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। वाद्य विद्या, आर्ट ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो स्टडी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड स्ट्रिंग, विंड, percussion, focus on rhythm and melody, used in culture events, improve artistic expression, parts of गांध्र वेदा स्टिल प्रैक्टिस वाइडली, जैसे कि प्लेइंग तबला, सितार इन क्लासिकल
म्यूजिक। सो ओवरऑल जो है वाद्य वेदा किसके बारे में बताया गया, आर्ट ऑफ प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले कर सकते हो, कैसे आप उनका एक रिदम बना सकते हो, क्या स्ट्रिंग्स यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, और ये कल्चर इवेंट्स में यूज़ करे जाते थे। कोई भी धार्मिक कल्चर इवेंट होता था तो वहाँ पर तबला सितार ये सब बजाए जाते थे। इससे क्या होता था, वो जो धार्मिक जो भी चीज़ें होती थी वो और अच्छा हो जाता था और कल्चर को बहुत सपोर्ट मिलता था, और आज भी ये प्रैक्टिस करा जाता है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है गीत विद्या और नृत्य विद्या। ये तो आप देखते ही समझ में आ जाएगा। गीत विद्या मतलब जो आप गाना गाते हो उसके बारे में बात करी गई है। फोकस इज ऑन मेलोडी एंड पिच, यूजेस राग्स एंड नोट्स को यूज करा जाता था। इम्प्रूव एक्सप्रेशन एंड डिवोशन यूज्ड इन रिचुअल्स एंड एंटरटेनमेंट। वही ये जो गीत विद्या थी, गाना होता था, ये सारा रिचुअल्स में एंटरटेनमेंट्स में इन सब में यूज़ करा जाता था। हम भगवान के लिए भी गाते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये रिचुअल में धर्म में यूज़ करी जाती थी। एंटरटेनमेंट के लिए भी सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। सो ओवरऑल सब रिलेटेड है। सो गीत विद्या से आपको समझ में आ जाएगा आर्ट ऑफ सिंगिंग, मतलब बोलना गाना इन सब से रिलेटेड है। आप लिख सकते हो ये गांधर्व विद्या का भी पार्ट है, गांधर्व वेदा का भी पार्ट है। ये स्टिल प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक अब भी प्रैक्टिस होता है। और आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि रिचुअल्स में इन सब में यूज़ करा जाता है। ठीक है, ये हमारे कल्चर को सपोर्ट करता है, ये जनरेशन से पास होता आ रहा है। ये सारी तो बेसिक चीज़ें तो लाइन है, बेसिक हर जगह लिखित हो गया। उसके बाद आता है नृत्य वेदा, आर्ट ऑफ डांसिंग, डांस के बारे में बातें करना कि डांस की मूवमेंट क्या मूवमेंट होनी चाहिए, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, म्यूज़िक और रिदम को कैसे लिंक करा जाता है आपस में। कि आप डांस कर रहे हो, आपने देखा होगा ना, डांस करते करते मान लो कोई एकदम से हार्ट बीट आ गई तो वो एकदम से थोड़ा एग्रेशन टाइप का डांस हो जाता है। सो यो वो ना आपस में क्या करता है, उसको एक रिदम बनाता है, म्यूजिक और डांस के बीच में एक क्रिएट करता है, उनको आपस में जोड़ता है। यूज इन वर्शिप एंड कल्चर, वर्शिप और कल्चर, भगवान की वर्शिप करने के लिए कल्चर में यूज़ करा जाता है, डांस करा जाता है। ठीक है, रिक्वायर डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, यही सब चीज़ें बताई गई हैं। सो क्वेश्चन आ जाए कि नृत्य विद्या में क्या क्या होता है, बता देना। डांस मूवमेंट के बारे में बताता है, रिदम को म्यूजिक को आपस में लिंक करता है, एक एक्सप्रेस इमोशन एंड स्टोरीज, बहुत बार आपने देखा होगा डांस करके कहानियाँ स्टोरीज बताई जाती हैं, डांस कर करके आप बोल बोल के इमोशंस बताए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ईजी है। आगे करते हैं। आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जिनके वर्ड में ही सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट है नाट्य विद्या, आर्ट ऑफ थिएट्रिकल्स। सो जैसे कि ड्रामा होता है ना, एक्टिंग होती है, रामलीला होती है, स्टेज परफॉर्मेंस करी जाती है, पुरानी पुरानी कहानियों को लोग डिपिक्ट करते हैं, गाने बजाते हैं, ढोल बजा बजा के एक्टिंग करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, स्टोरीज बताई जाती है ना, रामलीला ये सब कर करके। सो ये क्या है, ये नाट्य विद्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अलेख्या विद्या, आर्ट ऑफ पेंटिंग। सो ये पेंटिंग के बारे में कि ड्राइंग कैसे बनानी है, पेंटिंग कैसे बनानी है, क्या क्या कलर यूज़ करने हैं, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, एक्सप्रेस आइडियाज़ विजुअली, मतलब जो बहुत लोग अपने अपने मतलब माइंड में या बुक्स में लिख के नहीं बता पाते, वो पेंटिंग कर करके बता देते हैं। पेंटिंग बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत सारी पेंटिंग्स में मीनिंग छुपे होते हैं, बहुत डीप मीनिंग छुपे होते हैं। सो इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यूज्ड ऑन वॉल्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड स्किल रिक्वायर होती है, वो तो सिंपल है। पार्ट ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में आपने पढ़ा होगा, 12th में होता है, 11th में जो भी होता है वहाँ पर पढ़ाया जाता है, पेंटिंग कराई जाती है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टिल प्रैक्टिस टुडे। एक चीज़ आप नोटिस करना कि पेंटिंग करने से ना आपका माइंड भी अलग, मतलब फालतू की चीज़ों से, मतलब ध्यान हट जाता है फालतू की चीज़ों से, और आपको अच्छा भी लगता है। आप कभी देखना ट्राई करके। और स्टार्टिंग में कोई खतरनाक सी पेंटिंग मत चूज़ करना, आप देखना कभी ट्राई करके, कोई सिंपल सी पेंटिंग कलर यूज़ करना, उसको बना के देखना। आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आपको फिर उसको करने में, और माइंड भी शांत होता है काफ़ी।
ठीक है। सो ये इस सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि एग्जांपल अजंता केव पेंटिंग्स। अजंता केव पेंटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बताई गई हैं, डिपिक्ट करी गई हैं आर्ट बना बना के, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसेज दिए गए हैं कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये होता है अलख्या विद्या। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ फेस एंड बॉडी पेंटिंग। ठीक है, इनके मैं प्रोनाउंसिएशन ट्राई नहीं करूँगा ना, बहुत इंसल्ट होने वाली है, पर कोई नहीं, आप बस समझ जाओ, पढ़ लेना, इनको लिख के देख लेना, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। सो जो ये आर्ट ऑफ फेस एंड बॉडी पेंटिंग है, किसके बारे में बताती है कि भाई फेस पे जो पेंटिंग करी जाती है, रिचुअल आपने देखा होगा जब इंडिया के लिए भी लोग जाते हैं, सो वो अपने फेस को पेंट कर लेते हैं कलर से। ठीक है, ऑरेंज वाइट ग्रीन से। सो उससे क्या होता है कि उससे ओवरऑल फेस पे पेंटिंग करके लोग रिचुअल्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। फेस्टिवल में तो बहुत यूज़ होता है, बाहर के देशों में बहुत यूज़ करा जाता है हर जगह, कि फेस्टिवल्स में वो कलर कर लेते हैं, छोटे छोटे कुछ अपने फेस पे डिज़ाइन बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। नेचुरल कलर का यूज़ करा जाता है, आजकल तो खैर अलग अलग यूज़ करते हैं, बट पुराने टाइम में नेचुरल कलर का यूज़ करा जाता था, जो कि डेकोरेट करते थे लोगों को, उनको ड्रेसेस पहनाते थे, वो डांस करते थे, गाना गाते थे, उससे क्या था, कल्चर आगे बढ़ता था, कल्चर का ट्रेडिशन था, आर्टिस्टिक स्किल्स भी रिक्वायर होती हैं इसके अंदर। सो कल्चर का पार्ट भी था ये सब, और ये एक अच्छा ओवरऑल बताता था कि हाँ भाई, ओवरऑल एक कल्चर को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा नीचे, ये एक ये वो है कथकली का है। ठीक है, सो ये मेकअप है पूरा, उसके बाद ये डांस करा जाता है कथकली। सो ऐसे फेस को डेकोरेट करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ मिक्सिंग वाटर। वही डील्स विद मिक्सिंग सब्सटेंस इन वाटर, मतलब पानी में कुछ घोल मिल के, घुला के, मिला के कुछ मेडिसिन बनाना, जो कि यूज्ड इन मेडिसिन एंड रिचुअल्स। देखा होगा पानी में कुछ मिला के कहते हैं कि ये वो है, धर्म की चीज़ है, इसको पी लो, ऐसे बोलते हैं ना। सो ये रिचुअल्स में ये यूज़ करा जाता है। मेडिसिन्स में बहुत बार पानी में मिला के लिक्विड को पिया जाता है, वो मेडिसिन में भी एक पर्पस में यूज़ होता है। सो ये जो है ये बताता है कि आप कैसे नेचुरल यूजेस नेचुरल मटेरियल्स इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। सो साइंटिफिक थिंकिंग हेल्प इन प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन बनाने में, कि पानी में कुछ घोल मिल के कुछ दवाई बना लेना जिससे कि हेल्प हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मिक्सिंग हर्ब्स इन वाटर फॉर मेडिसिन, जैसे कि पानी में कुछ घोल मिल के करते हैं ना, बनाते हैं, जैसे कि देखा होगा आपने कुछ काढ़ा पानी कुछ बनाते हैं ना, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, ये सारी इसी का पार्ट है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ कंपोजिंग वर्स, डील्स विद पोएट्री क्रिएशन। इसके अंदर पोएट्री क्रिएशन के बारे में बात करी गई है। यूजेस इमेजिनेशन, ग्रामर, फोकसेस ऑन रिदम एंड मीनिंग, एक्सप्रेस थॉट्स क्रिएटिवली, यूज्ड इन लिटरेचर, रिक्वायर मेंटल स्किल्स। सो ओवरऑल क्या है इसके अंदर, हम पोएट्री बनाने में हेल्प करता है, कैसे आप रिदम का, इन सब मतलब क्या मीनिंग होता है जो आपने लिखा है, रिदम, इस सब पे फोकस करता है। आप अपने थॉट्स को कुछ पोइट्री लिख के आप एक्सप्रेस कर देते हो, जैसे कि लिखी जाती है ना, पोइट्री लिखी जाती है, उससे लोग क्या करते हैं, अपने माइंड के जो थॉट्स होते हैं उनको लिख के डिपिक्ट करते हैं। उसका मतलब भी होता है, मीनिंग्स भी होते हैं पोइट्रीज के, कि इसका मतलब क्या है। लिटरेचर में यूज़ करी जाती है पोइट्रीज। मेंटल स्किल बहुत रिक्वायर्ड होती है, माइंड बहुत रिक्वायर्ड होता है, कब क्या वर्ड यूज़ करने हैं। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल राइटिंग अ संस्कृत श्लोक, एक संस्कृत श्लोक कैसे लिखा जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, कैसे उसको जब बोलोगे तो क्या कैसे वर्ड निकलेंगे, कहीं बोलते बोलते एकदम से कोई चेंज ना हो जाए, कहीं अलग ही बात ना निकल जाए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से फॉर्म हो, पोइट्री अच्छे से बनाई जा सके, उसके अंदर ये यूज़ करे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भूषण योजना। योजना आर्ट ऑफ अप्लाइंग ऑर्नामेंट्स, कि आप भूषण मतलब कि आपके जो वो है ऑर्नामेंट्स है उनको पहनना। डील्स विद वियरिंग ऑर्नामेंट्स, इनहेंस ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी, ये ब्यूटी और पर्सनैलिटी को इनहेंस कर देता है जब आप ऑर्नामेंट्स पहनते हो। बट आजकल तो ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनना भी बहुत वो माना जाता है, छपरी टाइप ना। सो नॉर्मल पहनते हैं लोग, बट वो भी सबकी अलग अलग बात है, अपनी अपनी वो है, जो कोई कैसे ही पहने, हमें क्या।
इंक्लूड्स ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज, कि आप ज्वेलरी अलग अलग एक्सेसरीज पहनते हो, ठीक है। यूज्ड इन डेली एंड स्पेशल ओकेजन, वही जब आप शादी में जाते हो तो सोना पहन के जाते हो, ठीक है। और मतलब अलग अलग पूरे फैशन में होके जाते हो, तो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए कभी कभी, मतलब कौन सा रोज़ शादी होती है किसी की। सो स्पेशल ओकेजन में ऑर्नामेंट्स यूज़ करे जाते हैं, कि क्या कि कौन सा ऑर्नामेंट कहाँ पहनना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि गले में इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, कानों में ये पहनने हैं, हाथों में ये पहनने हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं, और आज भी ये प्रैक्टिस होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा आगे भी। रिक्वायर एस्थेटिक सेंस, मतलब कि एक सेंस भी होना चाहिए कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर ये यूज़ करते हैं या ये ऑर्नामेंट पहनते हैं। सो एक एस्थेटिक सेंस भी होना चाहिए। होता है ना कि कोई कोई होता है जो एक ड्रेस बनाने में अच्छा होता है बहुत, कि मतलब एक आउटफिट बनाने में, कि यहाँ पर ये पहन ले, ऊपर ये वाले कलर की शर्ट पहन लो, नीचे ये पैंट पहन लो, नीचे ये शूज़ पहन लो, ठीक है। ये एक सेंस होता है कि भाई इसमें अच्छा लगेगा। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड। ये पढ़ लेना, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है, ये आगे जो है इसका भी थोड़ा सा जो हो पा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे प्रोनाउंसिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा समझ जाओ क्या है ये। सो जो आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड, इसमें क्या होगा, आप एक बार सोचो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि क्या सब्जी, मतलब कौन सी सब्जी कैसे मिलानी है, क्या मसाले यूज़ करने हैं, क्या स्पाइसेस यूज़ करने हैं, और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर सकते हो, यही तो लिखा होगा, ताकि जो खाना है वो अच्छा से अच्छा डिलीशियस बन सके। क्या स्पाइसेस यूज़ करने हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, जिससे कि खाना अच्छा बनता है। ये डेली लाइफ का पार्ट भी है, और ये आप अच्छे से खाते हो, न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, टेस्ट भी आता है। इंडियन कल्चर में ये बहुत चीज़ें होती है ना कि अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें डिशेज होती हैं, अलग अलग कल्चर में बनाई जाती हैं। सो यही है आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डिलीशियस फूड। ये जनरेशन से पास होता आ रहा है, जैसे कि प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल डिशेज लाइक खिचड़ी बनाई जाती है, जो कमेंट करके बताना किसको पसंद है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ क्लीनिंग क्लीजनिंग टीथ, क्लोथ्स एंड बॉडी, क्लीनिंग होगा शायद ये। सो डील्स विद पर्सनल हाइजीन, क्लीनिंग ही होगा शायद, कुछ गलत लिख दिया है मैंने, एक बार चेक कर लेना आप, इसका कोई मतलब नहीं होता वैसे, चल छोड़ो, वैसे क्लीनिंग है ये, ठीक है। आर्ट ऑफ क्लीनिंग टीथ, क्लोथ्स एंड बॉडी। डील्स विद पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन भाई आप कपड़े साफ रखते हो, दांत साफ रखते हो अपने, बॉडी को आप अच्छे से रोज नहाते भी हो, तो ये एक वही है, पर्सनल हाइजीन को भी बताता है। टीथ को जो है इंक्लूड कर, जैसे पहले होता था ना गांव में भी, आजकल होता है बहुत जगह यूज़ करते हैं आज भी लोग, की जो नीम की स्टिक होती है उससे दांत सुबह सुबह करते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं, उसको फेंक देते हैं, कुछ प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं होता, काम भी हो जाता है अपना, ठीक है। एम्फेसिस ऑन हेल्थ एंड क्लीननेस, यूज नेचुरल मेथड, पहले ये यूज़ करे जाते थे, पहले बर्तन धोने के लिए भी राख की मिट्टी यूज़ करी जाती थी। अब तो खैर साबुन आ गई हैं अलग अलग बर्तन धोने की भी, पर पहले के टाइम पे यही सब चीज़ें होती थी कि नीम की स्टिक यूज़ कर ली। बट ये ओवरऑल इसके अंदर क्या बताया गया है इस आर्ट के अंदर, कि आपको ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, नेचुरल मेथड को यूज़ करना चाहिए, और ये डेली रूटीन का आपकी पार्ट होना चाहिए लाइफ का, जो कि डिसिप्लिन को प्रमोट करता है और आज भी रेलेवेंट है। आप नहाओगे नहीं अच्छे से, बॉडी को क्लीन नहीं रखोगे तो गंदे रहोगे, कोई लोग आपके पास भी नहीं आएगा, बात भी करना नहीं पसंद करेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है अशुद्ध विद्या, आर्ट ऑफ हीलिंग प्योरिफिकेशन, डीलिंग विद हीलिंग मेथड के बारे में बात करी जाती है इसके अंदर। नेचुरल हर्ब्स मेडिसिन को यूज़ करो, उनसे आपकी हीलिंग होगी। पार्ट ऑफ एशियन मेडिकल नॉलेज, एशियन मेडिकल नॉलेज का पार्ट है, देखा होगा ना आपने, जड़ी बूटी लेके आते हैं, ये लेके आओ वो लेके आओ, उसको मिलाओ और इसको ये इसका काढ़ा बना के पिला दो, सही हो जाएगा। ऑल्सो यूज इन फॉर यू ऑल्सो यूज फॉर बॉडी प्योरिफिकेशन, एम्फेसिस बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, बेसिस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के ऊपर बेस बनाया गया है इसका। जैसे कि तुलसी लीव्स टू ट्रीट कोल्ड, तुलसी का यूज़ करा जाता है, तुलसी तो बहुत अच्छी होती है एक मेडिसिन पर्पस के लिए, और काफ़ी जगह यूज़ भी करी जाती है, ठीक है। आप डेली भी इसको कंज्यूम करोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपकी हेल्थ ही ओवरऑल सही रहेगी, मतलब ओवरऑल सही है। नेक्स्ट है वस्त्र
गोपाना आर्ट ऑफ कंसीलिंग क्लोथ्स की मतलब डील्स विद कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी, इसके बारे में बात करता है ये कि आप कैसे कौन से कपड़े पहन सकते हो। इंक्लूड प्रॉपर वियरिंग ऑफ क्लोथ्स, फोकसेस ऑन कंफर्ट एंड मॉडेस्टी, यूजेस डिफरेंट फैब्रिक, अलग अलग फैब्रिक अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग सीज़न में यूज़ करना, इसके बारे में बताया गया है इसके अंदर कि कौन कौन से आप फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, सर्दियों में अलग गर्मियों में अलग ऐसे। लिंक विद कल्चर एंड लाइफस्टाइल, कल्चर और लाइफस्टाइल से भी लिंक है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग ड्रेसेस पहनी जाती हैं, उन सब के बारे में लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट फॉर डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वियरिंग वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। ठीक है, अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है बालका कृदाना आर्ट ऑफ यूजिंग चिल्ड्रंस टॉयज, डील्स विद चिल्ड्रन प्लेस एक्टिविटी, मतलब ये जो आर्ट है ये चिल्ड्रन की प्लेइंग एक्टिविटी के बारे में बातें करती है कि उनको क्या गेम्स खेलने चाहिए, कौन से टॉयज यूज़ करने चाहिए जिससे कि उनको कुछ सीखने को भी मिले, उनको अच्छा भी लगे। ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, इंकरेजेस क्रिएटिविटी, टीचर टीचेस सोशल स्किल्स इम्पोर्टेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट ऑफ हाउस होल्ड नॉलेज, मतलब सबको पता होना चाहिए घर में कि बच्चे को क्या खिलौना देना चाहिए, क्या किससे उसकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल मेंटल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, प्लेइंग विद वुडन टॉयज टू इम्प्रूव स्किल्स, सो वुडन टॉयज होते थे, आजकल तो खैर अलग अलग टॉयज आ गए हैं, प्लास्टिक के भी आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं, जिससे कि कुछ वैसे भी आते हैं पजल टाइप के भी, उससे भी थोड़ा बच्चे का माइंड शार्प हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये वुडन का खिलौना जो है, ये नीचे जो मैंने इमेज में यूज़ किया है, आप बताना कितनों ने ये यूज़ किया है बचपन में, और कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे पास भी था ये बचपन में। ठीक है, आए करते हैं। पुष्प शास्त्राना आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफरिंग्स फ्रॉम राइस एंड फ्लावर्स, डील्स विद रिलीजियस ऑफरिंग्स, यूजेस राइस फ्लावर्स एंड लीव्स, कि भाई आप एक रिलीजन में जब आप चावल को यूज़ करते हो, फ्लावर्स को यूज़ करते हो, लीव्स को यूज़ करते हो, ठीक है, भगवान को आप मतलब अर्पण करते हो उनके चरणों में। ठीक है, ये एक रिचुअल का पार्ट है। यूज इन रिचुअल एंड वर्शिप रिक्वायर क्लीनिनेस एंड केयर, कि भाई आप साफ सुथरे फूल लेके जाओ भगवान को चढ़ाओ। ठीक है, वो ये सारी चीज़ें हैं। सिंबलाइज डिवोशन पार्ट ऑफ टेम्पल प्रैक्टिसेस, ये टेम्पल प्रैक्टिसेस का पार्ट है, आपने देखा होगा रोज भगवान को फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है। सो इसके अंदर ये बताया गया है कि आप क्या क्या ऑफर कर सकते हो, राइस ऑफर कर सकते हो, फ्लावर्स ऑफर कर सकते हो भगवान को, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, जैसे कि मेकिंग राइस एंड फ्लावर ऑफरिंग ड्यूरिंग पूजा। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है पुष्पा शास्त्रमाली आर्ट ऑफ मेकिंग फ्लारल बेड कवरिंग्स, डील्स विद डेकोरेशन यूजिंग फ्लावर यूज्ड इन सेरेमनीज एंड फेस्टिवल, इनहेंस ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स, रिक्वायर आर्टिस्टिक स्किल। वही जब आप डेकोरेशन करते हो, फ्लावर से डेकोरेशन करते हो, रूम्स की डेकोरेशन करी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा शादी में, मैरिजेस में आज भी करा जाता है, मंदिर की डेकोरेशन करी जाती है। फ्लावर्स का क्यों यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये पहले से ही है हमारे कल्चर में, ये है उसका पार्ट है, पहले से ही होता आ रहा है। जब भी कोई फेस्टिवल होता था इन सब का यूज़ करा जाता था, फ्लावर्स का यूज़ करा जाता था। सो ओवरऑल इस आर्ट के अंदर क्या बताया गया है कि फ्लावर्स का यूज़ करना फेस्टिवल में, सेरेमनीज में, मेकिंग फ्लोरल बेड कवरिंग्स में, ताकि अच्छी खुशबू आए, हर जगह फूल रहते हैं तो वो अच्छा भी लगता है, अच्छी स्मेल भी रहती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी एक चीज़ याद रखना, इम्पोर्टेंस आ जाती है या कुछ भी चीज़ आ जाती है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, अपने आप बना के आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो आपको पता ही चल चुका होगा। बस ये चीज़ याद रखना कि ये जो अलग अलग वर्ड हैं ये किसको कवर करते हैं, किस एरिया को बताते हैं। आप बाकी तो आप उसमें लिख ही दोगे सब कुछ कि ये इसके बारे में बताता है, ये इसके बारे में बताता है, इसमें ये बातें बताई जाती हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्या क्या सीखने को मिलता है, लिख देना आप, कल्चर पता चलता है हमारा, हमारी ट्रेडिशन को पता चलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, और इन्वायरमेंटल वाली वीडियो भी देख लेना, बहुत अच्छी है वो, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, और मुझे भी हेल्प मिल जाएगी वैसे।
आप वीडियो देख लोगे, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, 1000 हो जाएंगे जल्दी से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करके आना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। सो थैंक यू, बाय।